नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। दोस्तों, इकोनॉमिक्स स्पेशल क्लास 13 में हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी अन्य। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। फेडरल रिजर्व बैंक या फेडरल रिजर्व सिस्टम अमेरिका का केंद्रीय बैंकिंग सिस्टम है। जिस तरह भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, उस तरह संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय बैंक को फेडरल रिजर्व बैंक कहते हैं। इसे फेड भी कहते हैं। अध्यक्ष जेरोम पावेल। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी देवास या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी देवास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन मुद्रा स्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, ऑप्शन बी वस्तुओं की राशनिंग, ऑप्शन सी मांग पर नियंत्रण या ऑप्शन डी ब्याज दर में कमी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ब्याज दर में कमी। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। मौद्रिक नीति के जरिए मुद्रास्फीति में कमी लाने के लिए मुख्यतः 3 उपाय किए जाते हैं। बैंक दर नीति, कैश रिजर्व रेशियो CRR और ओपन मार्केट ऑपरेशंस। वही मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के राजकोषीय नीति में शामिल है कराधान, सरकारी खर्चा, पब्लिक बारोइंग आदि। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए देनदार, ऑप्शन बी लेनदार, ऑप्शन सी व्यापारी वर्ग या ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी लेनदार। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। मुद्रास्फीति का बचत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में वृद्धि होती है। इससे बचत की संभावना कम हो जाएगी। दूसरी ओर मुद्रास्फीति से मुद्रा के मूल्य में कमी होगी और लोग बचत करना नहीं चाहेंगे। मुद्रास्फीति के समय वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए विमुद्रीकरण, ऑप्शन बी अवमूल्यन, ऑप्शन सी मुद्रा संकुचन या ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए विमुद्रीकरण। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। नोटबंदी या विमुद्रीकरण का अर्थ है किसी भी देश में सरकार द्वारा बड़े मूल्य के नोटों को बंद करना या उनके प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना जिससे वे किसी भी काम के नहीं रहते, न ही उनसे कोई लेन देन किया जा सकता है, न ही कुछ खरीदा जा सकता है।
सामान्यतः इस प्रक्रिया में प्रचलित पुरानी मुद्रा की जगह नई मुद्राएं लाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए मुद्रा के प्रचलन, ऑप्शन बी आपूर्ति एवं मांग, ऑप्शन सी घाटे की अर्थव्यवस्था या ऑप्शन डी मुद्रा के प्रचलन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी मुद्रा के प्रचलन। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। सर थॉमस ग्रेशम सन 1519 से 1579 इस विशिष्ट आर्थिक सिद्धांत से 1516 के उद्भावक माने जाते हैं। यद्यपि यह सिद्धांत उनसे बहुत प्राचीन है, फिर भी तत्कालीन मौद्रिक स्थिति के आधिकारिक गंभीर अध्ययन एवं सूक्ष्म विश्लेषण के द्वारा उन्होंने अपने इस मत की सर्वप्रथम स्थापना की। इसीलिए उनके नाम पर यह सिद्धांत प्रचलित हुआ। सर थॉमस ग्रेशम के शब्दों के इस सिद्धांत का हिंदी रूपांतरण इस प्रकार है। यदि एक ही धातु के सिक्के एक ही अंकित मूल्य के किंतु विभिन्न तौल एवं धात्विक गुणधर्म के एक साथ ही प्रचलन में रहते हैं, बुरा सिक्का अच्छे सिक्के को प्रचलन से निकाल बाहर करता है, पर अच्छा कभी भी बुरे को प्रचलन से निकाल बाहर नहीं कर सकता। इस सिद्धांत का वर्तमान संशोधित स्वरूप निम्नलिखित है। यदि सभी परिस्थितियां यथावत रहे तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से निकाल बाहर करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए देश के क्षेत्रफल से, ऑप्शन बी देश की कुल जनसंख्या से, ऑप्शन सी प्रयुक्त पूंजी के परिमाण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी देश की कुल जनसंख्या से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए जनसंख्या से, ऑप्शन बी साक्षरता से, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय से या ऑप्शन डी राष्ट्रीय आय से। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी राष्ट्रीय आय से। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्दावली का आशय धर्म से नहीं बल्कि अर्थशास्त्र से है। अक्सर लेख और समाचारों का प्रयोग होता है। दरअसल 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी। अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, व्यापक गरीबी थी और ढांचागत सुविधाओं का अभाव था। अगले 3 दशक 1951 से 52 एंड 1979 एंड 80 तक विकास दर बेहद धीमी रही। इस अवधि में देश की औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर महज 3.5% के आसपास थी। यही वजह है कि इस्तर के दशक में जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर राज कृष्ण ने इस धीमी विकास दर को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ नाम दिया। प्रोफेसर राज कृष्ण ने 15 से 70 के दशक तक निम्न आर्थिक वृद्धि के लिए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्दावली का इस्तेमाल किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गोवा या ऑप्शन डी पंजाब। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी गोवा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत
किसको कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए पी चिदम्बरम, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। साथ ही आपने 10 में से कितने आंसर सही किए हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।